तो सबसे पहला पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक जगत। भैया क्या है इस पाठ में? भाई साहब ये पाठ ना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत ही दिक्कत वाली। ये वो ऐसा पाठ है कि मान लो आप कहीं घूमने जाने वाले हो, ठीक है, और आपको वहां की कुछ चीजें अगर पहले से कहानियां जानते हो तो वहां पे आप घूमने जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, हर एक चीज को जानने की इच्छा होगी कि हाँ ये मैंने सुना था, ये ऐसे है क्या, ये ऐसा है, ऐसी होंगी घटनाएं। और मान लो आप कुछ जानते ही नहीं, घूमने चले गए कहीं, तो बस आपको ये लगेगा हाँ घूम लो चलो, बस ऐसे ही सारी चीजें हैं। वही पाठ है आपका पहला। और इस पाठ से अगर नंबर वाइज बात किया जाए तो आपके पेपर में तो ज्यादा कुछ नहीं आता, पर अगर आप ये पाठ नहीं पढ़ते ना तो पूरी बुक आपको समझ में नहीं आएगी। तो यही बात है। और इस पाठ को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इंटरेस्ट जग जाएगा फिजिक्स के अंदर कि फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या चीज। भौतिक विज्ञान को समझने से पहले सबसे पहले आप विज्ञान को समझो कि विज्ञान है क्या चीज। विज्ञान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आदिमानव के टाइम पे। है आदिमानव के टाइम पे, अरे भैया वो तो रंगे पुंगे पत्ते पहनने वाले क्या करें, क्योंकि वहीं से सब शुरू हुआ है। हाँ, तो उनसे थोड़ा सा आगे आते, मतलब जब जागरूकता आई बंदों में, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, उस टाइम की हम बात करते हैं। तो वहां पे जो भी ज्योतिषी कह सकते हो या जो भी थे, मतलब जो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारियां रखते थे, ऐसी चीजें बताते थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे माने जाते थे, उन्होंने क्या किया, जो भी आपके आसपास चीजें उन्हें दिखती थी ना, उसके बारे में वो शोध करते थे कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें डेली दिखता है कि सूरज उगता है, क्यों उगता है, ठीक है, और पृथ्वी घूम रही है कि सन घूम रहा है, किसका कौन चक्कर लगा रहा है, इन सब चीजों के बारे में किसी ने सोचा होगा, आपने सुना ये बहुत सारे नाम। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी याद भी नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में जो इथल पुथल की बातें थी, इन सब चीजों को सोचते थे और वो लिखते गए और उनके कुछ साइंटिफिक प्रूफ देते गए। ठीक है, वैज्ञानिक विधि से उन्हें सिद्ध करते गए कि लो मैं ये चीज कह रहा हूं और मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा दे रहा हूं कि ये ऐसे हो रहा है। तब बंदे उसे मान लेते थे, हाँ भाई ये ठीक है। तो वो क्या किए, उन चीजों को लिखते चले गए। ठीक है, अब उनकी तो उम्र हो गई खत्म, ठीक है, वो डेड हो गए, पर उनका लिखा हुआ रखा हुआ था। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आई, उन चीजों को उन्होंने पढ़ा। ठीक है, ये नहीं कि वो फिर उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने लगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसी चीजों को पढ़ा और उसके आगे की चीजें निकाली कि अगर ये चीज ऐसे हुई है तो इसके आगे ये भी ऐसे ही हुआ होगा। तो इसी तरीके से करते करते बहुत सारा नॉलेज बढ़ गया। ठीक है, और वही हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं विज्ञान बोल के। ठीक है, कि विज्ञान है क्या चीज, हम इसमें प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे सूरज निकल रहा है डेली सुबह, इधर निकलता इधर जाता है, तो हाँ निकलता तो है, पर क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, क्या रीजन है। ठीक है, आपके मान लो आसपास नदी है, नाला है, तालाब है, जो भी है, मतलब बहने वाला। हाँ, तो नदी डेली आपके घर से दाएं से बाएं बह रही है, क्यों बह रही है भाई, डेली इधर से दाएं से बाएं ही बह रही है, बाएं से दाएं क्यों नहीं बह रही है। ठीक है, जैसे कोई चीज आप फेंको ऊपर तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, क्यों गिरता है भाई नीचे, कुछ तो रीजन होगा ना। तो यही सारी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और विज्ञान की ही बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बाकी आगे जाके बहुत सारी ब्रांचें हो गई हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप मेन तो अभी आपकी 3 है, बाकी आगे जाके और भी चीजें हो जाती हैं। समझ रहे हो ना। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक संगठित ज्ञान है, मतलब संग्रह करके रखा गया पहले का ही ज्ञान है, हमारे द्वारा वो नहीं खोजा गया, पहले का ज्ञान है जो हम बुकों में पढ़ते हैं और फिर हम भी कुछ चीजें नई निकालते हैं। जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा आपने, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो इसको किसी ने पहले खोजा कि हाँ कुछ चीजें धातुएं ऐसी हैं जिसमें विद्युत चली जाती है, कुछ में नहीं जाती, पर कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें थोड़ा सा गर्म कर दो तो उसमें विद्युत जाने लगती थी, उसी से हमें अर्धधातु मिला। अर्धधातु से आज देखो क्या क्या बन रहा है। तो किसी ने बस इतना खोजा होगा कि कुछ ऐसी धातु हैं जो अर्धचालक की तरह हैं, और फिर आज हम क्या देख रहे हैं उसके आधार पे चिप देख रहे हैं। चिप समझते हो ना, आईसी, मेमोरी कार्ड, जो आपके आज के नए नए प्रोसेसर आ रहे हैं, तरह तरह के फोन आ रहे हैं। अगर वही अर्धचालक ना खोजा गया होता तो आज हम इन सब चीजों पर ना पहुंचते। तरह तरह के कितने एडवांस प्रोसेसर देख रहे हैं, पबजी खेलते हो आप फोन में, है कितना एडवांस प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कितने अच्छे अच्छे सपोर्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें कहां से, छोटी सी चीज से, वो भी क्या है, विज्ञान से ही है। ठीक है, वो भी भौतिक विज्ञान। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है।
तो भौतिक विज्ञान क्या है? जो प्रकृति में आपको चीजें भौतिकी रूप से दिखती हैं, मतलब फिजिकल रूप से दिखती हैं, उनके बारे में किया गया ज्ञान या अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अच्छा जी, जैसे कि आप देखते हो आंधी आती है, पेड़ से सारी चीजें आम आम गिरने लगती हैं, डालियां टूट के सब नीचे ही गिरती है। आप मैच खेलते हो, गेंद को ऊपर फेंकते हो, वो भी नीचे आती है। सूरज आप आराम से देख लेते हो फिजिकल रूप से, भौतिकी रूप से, कि हाँ वो उधर से उगता है, उधर जाता है, अस्त हो जाता है। ठीक है, ये सारी क्या है? भौतिक चीजें हैं। और मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में जो इंटरनल चीजें होती हैं, उसके मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, तो उसमें देख लेना जो भी है होती है ना, अंदर अंदर क्या प्रोसेस केमिकल हो रही है अंदर, तो वो आपको भौतिक रूप से नहीं दिखती। आपको उसके लिए देखने के लिए कुछ नई चीजें लाने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप लाने पड़ते हैं, उसके द्वारा आप देखते हो। तो वो क्या है? भौतिकी नहीं है, वो बायोलॉजी है। बात समझ रहे हो ना अंतर सब में? तो यही चीज है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लो। पेपर में ये कहीं नहीं पूछी जाती, पर आपको पता होना चाहिए कि आखिर है क्या चीज। तो इसीलिए मैं इस पे कहानी आपको ज्यादा सुनाऊंगा, लिखाने का काम बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना। भौतिक प्रकृति और उसकी परिघटनाओं का अध्ययन है, मतलब जो डेली घटनाएं होती रहती है, कि सूरज डेली निकलता है, डेली अस्त होता है, कोई भी चीज आप किसी भी दिन ऊपर फेंको नीचे ही गिरेगी, नदियां आपके दाएं से बाएं ही बह रही हैं, ये क्या है? डेली की चीजें रोज होनी है। तो ये सारी क्या बोली गई? इन्हीं घटनाओं बोली गई हैं, और ये प्रकृति की जो घटनाएं हैं, इन्हीं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो आप ये दोनों चीजें नोट कर लेना। इसके बाद अगर आप बुक में देखोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, और ये जो साइंट्रिया वाइंट्रिया ये सारी चीजें आप छोड़ दो, कहां से शब्द आया है, क्या लिया गया, इसे कोई नहीं पूछता, कभी आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं वो जो चीजें बता रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये चीजें जानने की के लिए जरूरी है, आपको एक्चुअल वास्तव में मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। ये नहीं कि साइंट्रिया से बना है, उससे बना है, ये मेरे को नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहो तो आप देख लेना बुक में कि कौन कौन से शब्द से बना है। इसके बाद ये बुक में आपको मिलेगा वैज्ञानिक विधि नाम से एक शब्द, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है। जैसे कि आप लड़कियों के लिए खास है, हाँ? लड़कियों घर वाले बोलते हैं सोमवार भूखा रह ले, तेरे को अच्छा पति मिलेगा। तो ये क्या सही बात है? आप बताओ, क्या सही है? ये ऐसा होता है? शायद किसी के साथ हो जाता हो, और किसी के साथ इसका उल्टा भी हो जाता हो। हाँ, तो ये सारी क्या है? हमारे आस्थाएं हैं, हम मानते हैं, अंधविश्वास एक तरीके से कह सकते हैं। मतलब इसका साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं है कि हाँ ऐसा करो होगा ही। कोई पंडित बोल सकता है कि हाँ तुम करो, मैं गारंटी लेता हूं, अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। तो कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, और साइंटिफिक प्रूफ किसी चीज का होता है तो वो चीजें होती ही होती है। जैसे अभी लेटेस्ट में अगर बात करूं तो रामदेव बाबा, भाई किसी गलत मीनिंग में मत लेना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब स्टूडेंट हो, आपको चीजें पता होनी चाहिए। रामदेव बाबा ने कोरोनिल नाम से एक दवाई निकाली थी कोरोना की। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ ये मैंने निकाल दिया है, ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये है, हमने सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके बनाया है। तो उस पर देखा ही आपने क्या क्या हुआ, उसके बाद वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? आपने कभी सोचा? कुछ आया भी कहीं मार्केट में? नहीं आई, क्योंकि उसे सरकार जब चेक किया तो उनसे प्रूफ मांगा कि हाँ आप दिखाओ कि साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं, कहाँ पे किया, क्या क्या इसकी विधियां आपने कैसे प्रूव करके दे दिया कि हाँ ये है ऐसे। तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बंद हो गई। शायद कुछ फाइन वाइन भी पड़ा था उन्हें, और हम तो अंधविश्वासी थे, अगर वो ला देते तो हम तो खरीद लेते वो भी कि हाँ कोरोनिल, बात खत्म, अब चलो घूमो, कोरोना से कोई दिक्कत ही नहीं है। और 4 दिन बाद फिर पट 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 होने लगता। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आस्थाएं अलग बात है, पर किसी चीज को साइंटिफिक रूप से प्रूव करना वो अलग बात है। ठीक है, तो यही एक चीज है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड किसी चीज को सिद्ध करने का कि ये साइंटिफिकली है, उसके 4-5 पॉइंट हैं जिन्हें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वैज्ञानिक विधि से किसी चीज को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली चीज आपको करनी होती है, सबसे पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व मतलब आप उसे देखते हो कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि सूरज डेली निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो आप सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, क्या है, कैसा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, आपके घर के पास एक नदी है, डेली आपके लेफ्ट से राइट बहती है,
तो ये क्यों बहती है, ठीक है। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है वैज्ञानिक विधि का, व्यवस्थित प्रेक्षण। दूसरा पॉइंट है नियंत्रित प्रयोग। वैसे हमारे यहाँ तो होता नहीं है, खास करके यूपी बिहार में तो मेरे को नहीं लगता कि सभी स्कूलों में लैब भी है। लैब नाम की चीज तो है नहीं, पर साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सच्चाई है ना? बताना कमेंट में, क्या ये सही बात है कि नहीं, कि मैं जहां पढ़ा था वही मेरे को ही लग रहा था कि मेरे में ही नहीं है। अधिकतर स्कूलों में लैब होते ही नहीं, और जिसमें होती है उसमें कुछ लैब में होता ही नहीं करने लायक, ठीक है। कोई सामान ही नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, करेगा क्या बच्चा। नाम की होती है, हाँ ये साइंस की लैब है, भौतिक विज्ञान की लैब। बस यही होता है। तो दूसरा जो मेथड है उसमें क्या करना है, आपको इसको लैब के अंदर ले जाके टेस्ट करना है, इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। जैसे कि आपके दाएं से बाएं मान लो, लेफ्ट से राइट डेली नदी बह रही है, ठीक है। आप गए, इस चीज को देखा आपने, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, हाँ ये डेली हो रहा है। दूसरे दिन आप गए अपने लैब में, आप एक नाली बनाई, मतलब एक ट्यूब ले ली, कुछ भी एक पाइप ले लिया, आधा काट लिया, उसमें पानी भरा और उसे ऐसे बराबर रख दिया। तो आप देख रहे हो पानी कहीं पे नहीं जा रहा है। फिर आपने क्या किया, एक सिरे को, ट्यूब को ऐसे रख दिया, और फिर क्या किया, एक सिरे को आपने उठाया, और जैसे ही आप इस सिरे को उठाओगे पानी तुरंत इधर से इधर बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा, और फिर आपने किया, फिर इसे नीचे किया, फिर रुक गया पानी, और फिर इसे उठाया तो इधर से इधर बहने शुरू हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नियंत्रित प्रयोग। मतलब कोई भी चीज आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है, उसे देखना है अच्छे से, व्यवस्थित प्रेक्षण, और उसके बाद नियंत्रित प्रयोग, लैब में जाके उसको नियंत्रित रूप से प्रयोग करना है, ठीक है। अब जब आप जाके लैब में उसे देखा कि मैं पानी भरता हूं ट्यूब में, और जब एक साइड उठाता हूं इधर बहने लगता है, और इसे फिर नीचे लाके इधर उठाता हूं इधर बहने लगता है, तो आप यहाँ पे रीजनिंग करते हो, ठीक है। रीजनिंग क्या है, मतलब किसी की चीज के बारे में सोचना के बताना कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि मैं मान लो थोड़ा सा उठाता हूं, तो जो बहने का रेट है, जो बहने की धारा है, वो क्या होती है, कम होती है। ज्यादा तेज उठा देता हूं और तेज से बहने लगता है, ठीक है। तो इस चीज को बोला गया है गुणात्मक रीजनिंग। मतलब उसके गुण के आधार पे बता रहे हो कि क्या है, आपकी रीजन दे रहे हो कि हाँ इसलिए बह रहा है, ठीक है। और दूसरा रीजन आपको अगर मैं बोलूं, गुरुत्वाकर्षण बल, अभी आपको बिल्कुल इससे शायद जान सुने होंगे 10th में शायद, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से ये बह रहा है, ठीक है। कि गुरुत्वाकर्षण बल इसे क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसलिए ये बह रहा है। और इसमें दूसरी देख रहे हैं ये मात्रात्मक विवेचना, गुणात्मक विवेचना, मात्रात्मक विवेचना। क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी के आधार पे आपको उसे बताना है कि ये हो रही है। आपने बता दिया हाँ इसको इतना ऊपर कर लो, इतना कर लो, ऐसा कर लो, तो हो रहा है, ऐसा कर लिया। और दूसरा है क्वांटिटेटिव, मतलब उसकी मात्रा के आधार पर बताना कि आप मान लो इसको 2 गुना ऊपर कर दो तो ये इतनी रेट से बहने लगेगा, और गुना ऊपर कर दो तो इसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सारा पानी नीचे आने में। तो ये क्या कर रहे हो, आप उसकी क्वांटिटी दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो आपकी 2 तरीके की रीजनिंग है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट आपने क्या किया, उसकी रीजनिंग बता दी, हाँ ये इतना ले जाओ तो इतना हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। अब क्या करोगे, इन चीजों को आप एक मैथमेटिकल मॉडलिंग दोगे, मतलब कोई नियम बना के दोगे, ठीक है। बात समझ रहे हो? जैसे जी का फॉर्मूला होता है, जी कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में r², ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम होता है, ठीक है। कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 क्या होता है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, की मतलब द्रव्यमान, 2 भार का द्रव्यमान, 2 वस्तुओं का द्रव्यमान, और बटे में उनके बीच में जो दूरी होती है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग हुआ जिसे न्यूटन ने दिया था ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी कोई भी साइंटिफिक मेथड से आप प्रूव करें तो उसका एक मैथमेटिकल नियम देना पड़ेगा कि हाँ ये इक्वल टू ये होता है। और ये चीज होने के बाद आप उसके द्वारा, उसी मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं। जैसे कि आप देखते हो सैटेलाइट भेजी जाती है ऊपर, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजी जाती है, तो एक तरीके से वो भविष्यवाणी की जाती है ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार। और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, जो वहां पे साइंटिस्ट होते हैं नए नए नियम निकाले होंगे, उनके आधार पे वो अपना फॉर्मूला बनाते हैं कि हाँ मैं इतना अगर इसमें थ्रस्ट फोर्स इसमें फ्यूल डाल के भेजूंगा तब ये क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा और अंतरिक्ष में हम पहुंचा पाएंगे।
ठीक है, तो उसके कुछ नियम होते होंगे, उसके आधार पर वो निकालते होंगे और उतना फ्यूल क्या करते हैं आपके सैटेलाइट के अंदर डालते हैं। जो भी अंतरिक्ष में लेके जाता है उसे क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। जो अंतरिक्ष में जो भी सब्सटेंस है, जिसे भी लेके जाना है, जो भी मॉडल ऊपर भेजना होता है, उसको लेके जाता है कोई, वो क्या होता है, यही है आपका क्विज, बताना जरूर। तो उसमें कितना फ्यूल डालना, ये सारी चीजें पहले से प्रोडिक्शन की जाती है। ये तो होता नहीं कि हमारे भाई चार जाओ गाड़ी से चले जाओ, देख के आओ कितना लग रहा है। जैसे कहीं होता है 1 किलोमीटर जाने में कितना फ्यूल लगेगा, हम इसको तो क्या करेंगे, सीधा तेल भराएंगे, 2 बार चक्कर लगाएंगे, बता देंगे भाई इतना लग रहा है। पर वहां पे तो है नहीं ऐसा पॉसिबल ना, तो हमें पहले से प्रिडिक्ट करना होगा। अगर कम फ्यूल रहा तो पता चला रास्ते में ही लौट आई, फिर पूरा मेहनत बेकार हो गई, इतना सारा खर्चा सब बेकार हो गया। तो और ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है। तो बिल्कुल एकदम सही सटीक चीजों पे रखना है उन सब चीजों को। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, भविष्यवाणी की जाती है। और ये अगर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग सही है, आपकी भविष्यवाणी भी सही होगी। और भविष्यवाणी अगर सही होगी तो इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा, मतलब इसे सही भी हो रही है कि नहीं, उस चीज को करने के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आपको कोई भी साइंटिफिक मेथड प्रूव करना है, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, उस चीज को ऑब्जर्व करोगे, व्यवस्थित प्रेक्षण, अच्छी तरीके से उसको देखना। दूसरी चीज, आप लैब में जाओगे, उस चीज को एक्सपेरिमेंट करोगे। तीसरी चीज क्या, उसका रीजन निकालोगे कि ये हो क्यों रही है, कितना हो रही है, क्या हो रहा है। तो गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, उसके बाद गणितीय प्रतिरूपण, उसका कोई फॉर्मूला आप बना के दोगे, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल मॉडलिंग बोला जाता है। उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो, भविष्य कथन, भविष्यवाणी जिसे कह सकते हो आप, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होता है, उस चीज को सिद्ध भी किया जाता है कि आपने जो भविष्यवाणी की है वो सही में हो रही है कि नहीं। तो ये सही भी होती है, गलत भी होती है, पर ज्यादातर गलत ही होती है। और फिर गलत होते होते फिर जाके सही निकलता है, एक अच्छा सा नियम, ठीक है। तो इन एक नियम के पीछे जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत बंदों की मेहनत होती है, कई सालों की पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तब जाके हमें एक नियम मिलता है। तो साइंस को ऐसे ही मत समझना, मेहनत बहुत लगी है बंदों की, तभी हम आज यहाँ पे हैं जो भी हैं, वरना आज भी वही घूम रहे होते जंगलों में, ठीक है। तो ये चीज मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। और आपने सुना होगा एक गणेश जी का, ये हर साल लगभग आ ही जाता है ट्रेंड में, कि वहां पे गणेश जी दूध पी रहे हैं। इसका कोई साइंटिफिक मेथड है क्या, गणेश जी दूध पीते हैं? नहीं, ये सिर्फ आस्था है। ये आस्था है, आस्था की वजह से है कि साइंटिफिक मेथड है? ये आस्था भी, आप आस्था तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये अंधविश्वास है एक, क्योंकि गणेश जी जो होते हैं उसका साइंटिफिक मेथड है, आप पढ़ोगे आगे चल के कि वो क्यों दूध पीते हैं और कितना दूध पिएंगे, और उनकी कितनी सूंड बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, तो उसी हिसाब से 1 चम्मच पिएंगे, 2 चम्मच पिएंगे। इन सब चीजों को हम आगे देखने की ये वैज्ञानिक विधि है। जो टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है, कोई भी मटेरियल उसकी सरफेस टेंशन होती है, वो क्या करता है, खींचती है कुछ चीजों को, उसकी कुछ लिमिट होती है। तो वही है, जब सूखे रहते हैं भगवान जी, तो उसमें लगाओगे दूध तो 1 चम्मच तो पी लेंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, आप विज्ञान पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा, इसके बाद एक चीज मैं इस वीडियो लेक्चर में और बताना चाहूंगा, उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे कि आप साइंस के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर जो भी नियम पढ़ते हो, ये जरूरी नहीं है कि वही फुल एंड फाइनल है, कि उसके बाद और कोई नियम नहीं आ सकता, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है मेरे, इसका कहने का ये मतलब है, आपने कई बार कुछ कहानियां सुनी होंगी, शायद आपने ना सुनी हो, क्योंकि आज का टाइम इंटरनेट का है, तो हम कहीं बैठते ही नहीं बड़ों बुजुर्गों के पास, तो कहानियां कहां से सुनेंगे, हाँ। इंटरनेट पे ही लगे रहते हैं। तो क्या होता था, मैं जैसे मान लो पहले क्या होते थे, मंदिर है, किसी बंदे ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और सारे मंदिर मस्जिद जो भी बड़े बड़े ये सारी चीजें हैं, ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी सबसे महान है, ये रुकी हुई है, सूरज इसका चक्कर लगा रहा है। और किसी बंदे ने अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार उसने कह दिया कि नहीं, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। तो बंदों ने कहा नहीं, ये तो विद्रोही है हमारा, और उसे सजा दे दी, मार दिया, फांसी चढ़ा दिया। ऐसी कहानियां पहले बहुत होती थी, और इसकी वजह से हम क्या करते थे, अपने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट खो देते थे। क्योंकि आज हमें वही चीजें पता चली हैं कि पृथ्वी तो रुकी नहीं है, सन रुका हुआ है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और आज हम मान रहे हैं उसे। पर उस टाइम पे अगर आप बोल देते ना, तो आपका क्या होता पता है ना। तो यहां पे एक नोट आप बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना कि विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई भी सिद्धांत जो आज पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वही फिक्स है।
आप अगर उसमें कुछ चेंज ला के आप उसे साइंटिफिक रूप से प्रूव कर सकते हो तो आपका भी नियम लिखा जा सकता है। बात समझे? जैसे मैं इसका उदाहरण दूं, न्यूटन ने सबसे पहले लाइट को बताया कि लाइट क्या है, बिल्कुल तीर की तरह चलती है, यूं जूं जहां आती है वहीं पे पड़ जाती है और वहीं पे उजाला बिखेर देती है। ठीक है, उसके बाद हेंसवर्ग आए थे, आप 12th में पढ़ोगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि लाइट ऐसे नहीं चलती, लाइट ऐसे चलती है जैसे पानी बहता है। कि मान लो जैसे पानी आपके घर में एंटर हुआ, आप गए कॉरिडोर में आया, आपने अपने रूम का दरवाजा खोला, पानी क्या करेगा, उसमें भी चला जाएगा, जो जो सा दरवाजा खोलेगी वैसे चला जाएगा। और सेम चीज क्या होता है, लाइट के साथ भी होती है। आपके गैलरी में लाइट आ रही है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, आप अपने रूम का दरवाजा खोलते हो, उसमें भी जाके फैल जाता है। अगर तीर की तरह चलता होता तो आपके दरवाजे में ज्यादा क्या घूम के उधर नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत सीधा जाता बस, और कहीं और हर जगह अंधेरा रहता, और ऐसा होता नहीं है। तो यानी कि लाइट क्या है, वेव की तरह भी चलती है। ठीक है, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा 12th में, ये कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि लाइट की क्या होती है, दो नेचर होता है। कि लाइट क्या है, तीर की तरह भी चलती है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, सॉरी, कि लाइट जो है तीर की तरह भी चलती है और वेव की तरह भी चलती है। तो इसमें देखा, पहले न्यूटन ने जो कहा था वो भी गलत हुआ और सही हुआ, सही रहा, उनका भी सही रहा, और हेंसवर्ग ने कहा उनका भी सही रहा, पर तीसरा बंदा आके वो प्रूव किया, वो भी सही हुआ। तो कोई भी चीज बिल्कुल फुल एंड फाइनल नहीं है। अगर आप उसमें कुछ नया चीज ला सकते हो तो आप लाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक को पढ़ने के दो नियम बताए गए हैं आपके पहले पाठ के अंदर ही। तो वो क्या क्या है, उनकी क्या मतलब है उनका। तो पहला एकीकरण, दूसरा है न्यूनीकरण। क्या मतलब है एकीकरण का? एकीकरण का कहने का यह मतलब है कि आप भौतिक में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और उनको समझते हैं, तो उनके लिए आप नए नए नियम ना बनाएं, उनकी जगह पे किसी एक नियम से कोशिश करें कि तरह तरह की घटनाओं को आप समझा सके। बस यही है न्यूनीक एकीकरण। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो पृथ्वी पर कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है। ठीक है, सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, पृथ्वी भी लगाती है, चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी के घूमता है, चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये घटनाएं हैं जो प्रकृति में हो रही, जिनको हम सिर्फ एक नियम से अच्छे से समझा देते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी से ये सारी घटनाएं समझाई जा सकती हैं और समझते भी हैं हम 12th तक पूरा फिजिक्स में जो पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना। एकीकरण क्या है, विभिन्न भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर से गिरना, पृथ्वी की पारिता, चंद्रमा की परिक्रमा तथा ग्रहों की सूर्य की पारिता परिक्रमा, ये सारी क्या है, घटनाएं हैं जिनको सिर्फ एक नियम के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है या समझा जा सकता है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, दूसरा नियम है न्यूनीकरण, जिसे रिडक्शनिज्म बोलते हैं। पहला था एकीकरण, जिसे यूनिफिकेशन बोलते हैं। न्यूनीकरण क्या कहता है, ये कहता है कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, जटिल सिस्टम हो, जिसे आप ऐसे ना समझ पा रहे हो, उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए और समझिए। अब देखो मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि आप कोल एनर्जी, कोयले से आप गतिज ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये कहां पे यूज होता है आपको पता होगा, रेलगाड़ी जो वाष्प से चलती थी, भाप वाली रेलगाड़ी। ठीक है, उसमें क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था और उससे वो चलती थी। तो आपको पूरा चीज नहीं समझ में आ रहा कैसे कैसे क्या क्या होता होगा। अब देखो मैं इसको 3 भागों में मोटा मोटा तोड़ता हूं। पहला भाग मैं बता देता हूं, कोयले को जलाया जाता था, मतलब ये कोयले वाली जो एनर्जी थी उसको हमने हीट एनर्जी में बदल दिया। ये एक पहला सिस्टम कह लो, इसका पहला भाग कह लिया। दूसरा भाग हमने क्या किया, वो जो हीट एनर्जी है उससे क्या किया, बॉयलर, समझ रहे हो, यानी कि पानी को उबाला। मतलब अब हीट एनर्जी किसमें बन गई, वाष्प एनर्जी में। जब उबालेंगे वाष्प आ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। अब दूसरी एनर्जी आपको मिल गई है वाष्प वाली एनर्जी। अब इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, पिस्टन में डालेंगे और पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। मूव जब करेगा और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन का मतलब ऐसे समझ लो जैसे आप जो पंप होती है ना हाथ साइकिल में हवा भरने वाली, अगर मैं उसके दूसरी साइड से जहां से हवा निकलती है वहां से अगर मैं वाष्प डालूं तो पिस्टन पंप क्या होगी, खुलना शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है कुछ सिस्टम उसका। मेरे पास अभी वैसी कुछ वीडियो नहीं है, अगर मैं बनाऊंगा आगे तो आपको बताऊंगा क्या मतलब है उसका। आगे चैप्टर्स में और भी यूज होंगे पिस्टन, तो वहां पे समझ जाओगे। तो इसका यही मतलब होता है, यानी कि अब हमारी वाष्प एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी में बदल चुकी है, वो कोयले वाली एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, आपकी जो रेलगाड़ी की व्हील्स है उसको ड्राइव करेगी और वो फिर
चलना शुरू कर देगी। इसको 3 भागों में हमने तोड़ दिया कि पहले से कोयले वाली एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से फिर वाष्प एनर्जी में, वाष्प एनर्जी से फिर क्या हो गई, किसमें गई, मैकेनिकल एनर्जी में, और वो फिर गति करना शुरू कर दिया। तो आप समझ गए कि क्या मतलब है, कोयले से रेलगाड़ी कैसे चल रही है। तो यही कहता है आपका यूनिफिकेशन। अब इसे बताता हूं। देखो, किसी अपेक्षाकृत बड़े जटिल निकाय, सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम, जैसे पूरी रेलगाड़ी क्या थी, एक सिस्टम था, के गुणों को इसके अवयवी मतलब जो जो कंपोनेंट थे, जो जो पार्ट मैंने बताया, कंपोनेंट सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न का मतलब होता है ड्राइव करना, किसी चीज को समझना अच्छे से, ठीक है। व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है, मतलब उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा और उसकी एक एक चीज को आप समझो, वही है न्यूनीकरण। तो आपने फिजिक्स को पढ़ने के 2 तरीके पढ़े, भौतिक विज्ञान को पढ़ने के 2 नियम है। एक है एकीकरण। एकीकरण क्या कहता है कि भौतिक की तरह तरह की घटनाएं, उन्हें आप कोशिश करो कि किसी एक नियम से ही समझो, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आगे जो बच्चे आएंगे पढ़ने वाले, नेक्स्ट जनरेशन, उनको आसानी होगी कि एक नियम याद करेंगे और तरह तरह की घटनाओं को वो समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा नियम कहता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या है, कोई बड़ा सिस्टम है, उसको आप समझने क्या करो, उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो और फिर एक एक पार्ट को आप अच्छे समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ फिजिक्स में अप्लाई भी होती है। आगे आप देखोगे उसके डायग्राम बनते हैं, ये डायग्राम, तो वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट के डायग्राम होते हैं कि ये पार्ट इतना, ये पार्ट इतना, ये पार्ट इतना, सबको मिलाओगे तो एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है भौतिक का प्रयोजन, मतलब कार्य क्षेत्र की भौतिक कहां कहां पे यूज होती है। जैसे मैं इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स की स्कोप क्या है, जैसे कोई दुकान है, आप उससे जाके पूछना चाहते हो कि दुकान पे आपको क्या क्या मिलता है, तो आप उससे पूछोगी कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है या आपका स्कोप क्या है, तो वो दुकान वाला सीधा जवाब दे देगा। कोई बड़ी दुकान है तो बोलेगा भैया जी मेरे यहाँ सुई से लेके हाथी बड़ी की चीज मिलती है, मतलब A to Z बता दिया उसने, अपना स्कोप बता दिया पूरी दुकान का कि सुई से लेके हाथी जैसी चीज मेरे पास मिलती है, ये है उसका स्कोप। इसी तरीके से फिजिक्स का भी स्कोप है कि फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या कौन कौन सी चीजों को पढ़ते हैं। तो इसमें आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसका मतलब है स्थूल प्रभाव क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब समझ लो, जो आप नंगी आंखों से चीजों को देख सकते हो उन पे फिजिक्स आप अप्लाई कर सकते हो, सारी की सारी ये आती है इस क्षेत्र के अंदर, वहां पे फिजिक्स अप्लाई होगी। अच्छा, दूसरा है सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र। अच्छा, इसकी परिभाषा देख लो। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं शामिल हैं। खगोलीय स्तर समझ रहे हो ना, पृथ्वी से बाहर जाने के बाद आकाश गंगा, वहां तक की चीजों को आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो और उन चीजों को नाप सकते हो, तोल सकते हो, जो भी है सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र माइक्रोस्कोपिक, इसको आप इतना समझ लो, जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे बिना कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, वो क्या है आपका सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है। वो क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं आती हैं, ठीक है। परमाणु होते हैं ना, एटम, उनके अंदर की चीजें, उसे आप ऐसे देख नहीं सकते, एटम कोई नहीं देख सकते ऐसे, तो उसके अंदर की क्या चीजें देखेंगे। तो ये क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो ये 2 वर्ड आपको थोड़ा सा माइंड में रखने हैं ताकि आगे जाके कभी आप कोई भी पार्ट पढ़ो वहां पे यूज हो तो आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। स्थूल प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। भौतिक का कार्य क्षेत्र, उन 2 वर्ड के अलावा ये चीजें भी आप नोट कर लेना अच्छे से। अगर मैं लंबाई के आधार पे बात करूं कि भौतिक कहां से कहां तक प्रयोग की जाती है, किस किस लंबाई पे, तो इसकी साइज है 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -26 मीटर तक। 10 की घात -15 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा होता है वही साइज होता है। और ये क्या है, यूनिवर्स का साइज, ब्रह्मांड जितना बड़ा है उसके साइज तक भौतिक विज्ञान यूज होती है। जैसा कि हमने माइक्रोस्कोपिक, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में बात की कि जो आप नंगी आंखों से देख सकते हो वो सारी की सारी चीजें, तो उसमें बड़ी सी बड़ी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें कहां तक देखती हैं, अनंत तक देखती हैं, ठीक है। ओके, अगर हम द्रव्यमान के आधार पे बात करें, मास के आधार पे बात करें कि कितना छोटा सा छोटा मास, कितना बड़ा सा बड़ा मास फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, तो सबसे छोटा होता है 10 की घात -30 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। 10 की घात -30 है, ठीक है, से लेके
10 की घात 55 kg, ये क्या है? यूनिवर्स का मास, पूरे ब्रह्मांड का जितना मास है उतना मास है। तो मतलब फिजिक्स देख रहे हो कहां से कहां तक, इतनी छोटी सी चीज से लेके इतने बड़े तक यूज होती है। अगर मैं समय के आधार पे बात करूं कि फिजिक्स कहां कहां पे यूज होती है, तो 10 की घात -22 सेकेंड, 10 की घात -22 सेकेंड, ये क्या होता है? लाइट ट्रेवल इन 1 m, यानी कि लाइट की स्पीड आपको पता कितनी तेज होती है? 3.8 जो भी है, ठीक है। तो उतनी स्पीड, मतलब 1 मिलीमीटर को ट्रेवल करने में जितना समय लगता है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर देखते हो ना स्केल के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उतना छोटी से डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को जितना समय लगता है, उतने समय से लेके 10 की घात 18 सेकेंड तक समय को भी नापा जाता है या पढ़ा जाता है फिजिक्स के अंदर। ये क्या है? 10 की घात 18 सेकेंड। यूनिवर्स एक्सपेंशन, यूनिवर्स ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का फैलाव कहां से हुआ? बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि एक पहले दुनिया कुछ नहीं था, ठीक है, एक गर्म सा गोला था बहुत बड़ा, वो क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड होने के कारण ये तरह तरह के ग्रह बन गए, ठीक है, और कुछ ठंडे हो गए जिसपे जीवन रहने लगा, कुछ पे पानी है, कुछ पे ये है, और तब से क्या हो रहा है? आपका यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला जा रहा है, क्योंकि वो गोला क्या था? फटा था। तो तब से लेके जब तक आज पूरा टाइम ले लो, जब से वो फटा था आज तक, जब तक एक्सपैंड हो रहा है, पूरे टाइम को बोला गया यूनिवर्स एक्सपेंशन, जो कि 10 की पावर 18 सेकेंड प्लस का 18, समझ रहे हो? तो ये आपका था भौतिक का प्रयोजन, की भौतिक कहां कहां पे यूज होती है, कहां क्या इसका स्कोप है पूरा। अगला टॉपिक है भौतिक की उत्तेजना, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। किसी चीज को जैसे हम सुनते हैं तो क्या एक्साइटमेंट होती है। अब हमें फिजिक्स के से क्या एक्साइटमेंट है, तो हमें ये है कि हम फ्यूचर में रोबोट देखने वाले, हमारे लिए ये एक्साइटमेंट वाली बात है। वो रोबोट क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, तो ये सबसे आगे। फिलहाल इंडस्ट्री में अभी भी रोबोट यूज होते हैं, ठीक है, बट फ्यूचर में हमें हो सकता है गलियों में टहलते हुए रोबोट मिले, काम करते हुए रोबोट मिले, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी एक्साइटमेंट है। बात क्लियर हो रही है? और ये जैसे मैं छोटा था तो मैं मतलब जो हमारे फैमिली के बड़े सदस्य थे वो समझते थे, जैसे पहले मूवी जाती थी उसमें फोन यूज होता था, घर पे रखा हुआ, ट्रेन देखते ना, अभी तक नाटक में आता है, घर पे फिलहाल अब तो शायद नहीं दिखाते, फोन पे रखा हुआ था, घर पे उठाते थे, वो बात करते थे। तो हमारे लिए वो तब उनके लिए एक्साइटमेंट थी, हमारे लिए भी थी, और वो कहते भी थे कि हो सकता है कुछ समय बाद हमारे पास भी फोन हो, हम कहीं भी हो, कहीं से बात कर लें। और फिर धीरे धीरे आया कि भाई हम हो सकता है कुछ समय में हम ऐसे फेस टू फेस बात कर लें, और आज ये पॉसिबल हो चुका है। हम आज बात कर रहे हैं फोन पे, कहीं भी हो, कहीं से फेस टू फेस बात कर लेते हैं, वो बंदा दूसरा कहीं पे भी हो। ये सारी चीजें क्या है? एक्साइटमेंट है। ये क्या है? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, यही है। तो ये क्या, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का तो कुछ आता नहीं है, पर आप यही समझना कि एक्साइटमेंट है क्या, कि तरह तरह की नई चीजें जो डेवलप होंगी फिजिक्स से, जिन्हें हमें जानने की बहुत इच्छा हो, वही क्या है? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक की एक्साइटमेंट क्या है? दिलचस्प प्रयोग करना। भौतिक में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिससे हम कुछ चीजों को, उनके नियम को समझ पाते हैं, और नियम को समझ लेते हैं तो हम कुछ नया चीज बनाते हैं, जैसे फोन, टेलीफोन, लैपटॉप आजकल देख रहे हो, ये सब क्या, ये सब भौतिक है, सब भौतिक विज्ञान से समझी हुई चीजें हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर, अर्धचालक नाम की कोई चीज मिली उन्हें, फिर उससे फिर गेट बनाए, एंड गेट, नॉट गेट, फिर उससे एक ऐसी डिवाइस, सर्किट बना ली जिसमें हम जो बोले रिकॉर्ड करें वो वही करती है, और वो जब बना ली तो फिर हमने ये टीवी, लैपटॉप, मशीनें, अब रोबोट भी पॉसिबल है जो कि अपने आप डिसीजन लेगा कि उसे कब क्या करना है। तो मतलब पूरा दिमाग दे देंगे हम उसे कोडिंग के जरिए, समझ रहे हो? ये सारी फिजिक्स की क्या एक्साइटमेंट है। तो क्या होता है इसमें? दिलचस्प प्रयोग करना, प्रकृति के रहस्यों की खोज, जो प्रकृति में चीजें उनको हम खोजते हैं, उनको समझते हैं। जैसे सेब वाला ये न्यूटन ने उसको खोजा ही कि सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा भाई, क्यों गिरा, तो वो क्या थी? खोज थी उनकी, उन्होंने उसके ऊपर खोज किया, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें एक्साइटमेंट है। व्यावहारिक उद्देश्य के लिए जैसे मैंने बताया रोबोट ही बना दिए हैं, वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, कार बना रहे हैं, एक मिनट में एक कार तैयार हो जाती है रोबोट से। और पहले वही क्या हो रहा होगा, जब हाथ से बनती रही होंगी तो उसमें 10-15 लेबर लगते होंगे, 1 दिन 2 दिन लगता होगा, तब कहीं तैयार होती होगी। और आज क्या है, 1 मिनट में कारें तैयार होती हैं। आप देखो सर्च करके, तो 1 मिनट या 5 मिनट मेरे को कंफर्म नहीं है, पर इतने मिनट में एक नई कार बन जाती है। तो वो कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है, देख रहे हो? भौतिकी के नियम लागू करना, मतलब हम भौतिक के
कुछ नियम को समझते हैं और उन्हें हम अप्लाई करते हैं कुछ चीजों में। जैसे मैं इसका बेसिक सा मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जैसे हमारे गांव में होता है कुछ चीजें उठाने होती है, धक्का देनी होती है। जैसे पेड़ ओड़ कटता है तो उसकी लकड़ी को ढकेल के ले जाते हैं कहीं पे थोड़ी दूर हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, भन्ना वन्ना यूज करते हैं। क्या हम हाथ से उसे उठा के धक्का दे सकते हैं? नहीं, वो बहुत वेट है। पर वहां पे हम भौतिक का नियम लगाते हैं कि उसका क्या करते हैं, एक डंडे को लेते हैं, उसका छोटा भाग उधर लगाते हैं और उसे दबाते हैं तो वो उठ जाता है। इतना बड़ा वेट हम उठा लेते हैं। ये सब क्या है, भौतिक के नियम को हमने समझा और उसको प्रयोग कर रहे हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो यही है एक्साइटमेंट ऑफ प्रयोग। इस करेंगे तो आपकी बुक का अगला टॉपिक है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कि भौतिक का टेक्नोलॉजी से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने भाप इंजन का नाम सुना होगा, हाँ सुना होगा बिल्कुल। ट्रेन पहले भाप इंजन से चलती थी और वहीं से हमने सुना है। तो ये कैसे बना था, क्या क्या इसमें फिजिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और ये समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीजों को आप ध्यान से समझना। तो भाई साहब, ये जेम्स वॉट जब छोटे थे तब इन्होंने देखा था कि ये पानी या चाय जब भी बनाते थे, पानी उबालते थे या चाय बनाते थे, तो ये क्या होता था, ये ढक्कन ढाक के रखते हैं ना, ढकना जिससे कोई बर्तन जिसमें उबाले उसे ढाक के रखते हैं। तो इन्होंने देखा कि वो बार बार हट जा रहा था उबलते हुए पानी में। ठीक है, इन्होंने ढकने के ऊपर कुछ बेट भी रख के देखा, फिर भी वो हटा ही दे रही थी, उसकी जो भाप एनर्जी थी वो उसे हटा दे रही थी। तो इनके दिमाग में वो बात तब से गूंजने लगी और फिर ये इन्होंने रिसर्च किया आगे चलते हुए अपने जीवन में और इन्होंने भाप इंजन बनाया। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी क्या, फिजिक्स क्या था, फिजिक्स बस इतना सा था कि भाप एनर्जी, भाप ऊष्मा गति होती है कुछ, जिससे वो क्या करती है, कितना भी बड़ा वेट हो या बल हो उसे हटा देती है। बस इतना सा क्या था, फिजिक्स था, भौतिकी था। अब इसमें टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी देखना क्या है। तो इसी इतनी सी फिजिक्स को इन्होंने लेके क्या बनाया, रेलगाड़ी बनाया। रेलगाड़ी एक सिस्टम पूरा बनाया। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वही है कि उस चीज को आप कुछ इस तरीके से प्रयोग में ला लो या कुछ सिस्टम ऐसे बना लो कि आपका कुछ काम हो जाए, वही आपकी टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हो? तो वो क्या था, एक चीज थी, वो पानी आज भी उबाला जाता है, आज भी वो ऊपर उड़ जाता है। आप में अगर कुछ दिमाग है कि आप उसे किसी घर की ऐसी चीजें बना दो कि पानी उबालते हुए आप उसका यूटिलाइज कर पाओ, तो वो आपकी क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी, प्रौद्योगिकी। तो समझ पा रहे हो, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स क्या था, ऊष्मा में वो गति के कारण किसी भी वेट को, किसी भी बल को हटा देने की क्षमता, ये इतने फिजिक्स थी। अब उसकी टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया कि वही जो बल ऊष्मा के कारण आता था वो किसी भी चीज को हटा देता था, उससे इन्होंने एक सिस्टम बनाया जो कि रेलगाड़ी का इंजन है पूरा, वो क्या है, प्रौद्योगिकी है। अब उससे समाज में क्या प्रभाव आया, समाज में प्रभाव आप देख ही सकते हो, आज के टाइम पे मेट्रो तक आ चुकी है। ठीक है, मेट्रो बड़ी स्पीड से चलने वाली। और पहले क्या होता था, सब पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था आने जाने के लिए यहां से वहां। और वो क्या हुआ, इसी भाप इंजन की वजह से इतना बड़ा चेंज आया, एक देश से दूसरे, मतलब एक देश से क्या मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो क्या समाज को क्या दिया फिजिक्स ने, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और समाज। समझ में आया कुछ? अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने अर्धचालक का नाम सुना होगा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। हाँ, नहीं सुना होगा तो चलो आगे हम बताएंगे, आप पढ़ोगे ही 2 साल में, सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे एकदम। तो ये क्या होती थी, इसकी विशेषता भी आप मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि ये क्या करता है, बिजली को रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जैसा आपका वातावरण होता है नॉर्मल, उस स्थिति में बिजली को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, यानी कि करंट को, विद्युत धारा को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। मतलब वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, पर अगर उसमें कुछ चेंज किया जाए, जैसे कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसे गर्म कर दिया जाए, तो बिजली को पास होने देता है। या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, इम्प्योरिटी आप आगे समझोगे, 12th में है एक चैप्टर। ठीक है, तो वहां पे आप समझोगे, इम्प्योरिटी मिला दी जाए तब भी वो पास होने देता है। बस इतनी सी बात, यही थी इसकी फिजिक्स। ठीक है, अब इससे क्या किया, इससे आगे जाके एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया, 2 तरीके का, एन टाइप और पी टाइप। वो क्या होते थे, वो आप आगे बढ़ोगे, अभी वहां तक हम नहीं जाते, एक मोटा मोटा आपको ब्यौरा दे रहा हूं। ठीक है, और फिर एन टाइप से, पी टाइप से पी एन जंक्शन बनाया गया, पी एन जंक्शन। ठीक है,
और फिर उससे क्या बनाया गया, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया गया, जो कि आप ट्रांजिस्टर अब यूज होते हैं, पहले बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर आते हैं, अब इतनी सी चिप में छोटे से आ जाते हैं। और फिर उन ट्रांजिस्टर से रजिस्टर एंड और नॉट गेट ये सारी चीजें बनाई गई। फिर मेमोरी कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आईसी जो आप सब देखते हो सब सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती हैं, जिसमें बहुत सारी टांगे होती हैं, देखते हो ना, वो क्या है, सारी की सारी सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। तो यहाँ पे भौतिकी यानी कि फिजिक्स क्या था, बस वो सेमीकंडक्टर, उसका करंट का पास होना ना पास होना, किसी स्थिति में पास होने देता है, किसी स्थिति में नहीं पास होने देता, बस ये इतनी सी क्या थी उसकी भौतिकी थी। प्रौद्योगिकी क्या है, उससे जो बनाई गई चीज है, टेक्नोलॉजी क्या है, उससे आज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों में ये जो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं सारी वही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं, सब कंट्रोल कर रहे हैं। एक एक गाड़ियों में जो 4 व्हीलर्स होती है उसमें पता नहीं कितने माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो गेट को कंट्रोल करते हैं। गाड़ी में कोई टच करता है तो वो आवाज करने लगती है, सारे माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे हैं उस पे। लाइटों का ब्लिंक करना, ये सब जो है सब यही काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पता नहीं कितने लगे होते हैं एक गाड़ी के अंदर ही। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, उस वही है फिजिक्स टेक्नोलॉजी। बात समझ पाए कुछ, प्रौद्योगिकी क्या है इसका, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारा। अच्छा, समाज में क्या प्रभाव पड़ा इससे, तो आज आप देख ही रहे हो, किसी ने 10 साल पहले सोचा होगा कि हम बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, और आज हम पढ़ रहे हैं। देखो, कहीं आप कहीं बैठे हो, हम कहीं बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, समाज में चेंज आया। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसके लिए आप बस क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ इसमें लिखना उखना नहीं है, आप समझ लिए बहुत है। एक टेबल आपकी बुक में दी गई है, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांत। इस टेबल के कुछ कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है, और आप 2 साल में इनको पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो वैसे सब, पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जानने के लिए जरूरत है इन चीजों को, तो उन्हें आप ध्यान से देखो। जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, भाप इंजन। भाप इंजन आप बिल्कुल समझ रहे हो, इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या था, ऊष्मा गति का नियम, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इनको आप नोट कर लेना जो जो मैं बोल रहा हूं। रेडियो एंड टेलीविजन, ये क्या है, आपकी टेक्नोलॉजीज है, रेडियो और टेलीविजन, और ये किस सिद्धांत पे बनी हुई है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन। और कंप्यूटर आप देख रहे हो, डिजिटल लॉजिक, आंतरिक तर्क, वही जब बता रहा था गेट, अंकीय तर्क, 0-1 की फॉर्म में वो गेट ऑन ऑफ एक स्विच की तरह ही होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, लेजर देखते हो, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश अवर्धन, ठीक है। ये क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, हिंदी में बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये भी सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, अर्धचालक से ही बनते हैं, आगे पढ़ोगे आप। रॉकेट नोदन, न्यूटन के गति का नियम, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम था, इसको आप नोट कर लेना। विद्युत जनित्र, जनरेटर जो आप देखते हो शादियों में यूज होता है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इससे जनरेटर बनाए गए। विद्युत चुंबकीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, जो आपका देखते हो ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लगते नहीं है, जहां से आपकी बिजली आ रही है, कोयले से भी बनती है, और बांध बनाए जाते हैं, वहां से बिजली बनती है, पानी एक जगह रोका जाता है, फिर उसे निकाला जाता है टरबाइन से, टरबाइन घूमता है, फिर जनरेटर लगे होते हैं, वो बिजली बना देते हैं। एरोप्लेन, बर्नौलीज थ्योरम, वायुयान, तरल गतिकी के बर्नौलीज का सिद्धांत, बर्नौलीज थ्योरम आप पढ़ोगे 12th में है। ऑप्टिक्स फाइबर, प्रकाशिक रेसे, इनको, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, जो आप देख रहे हो आज के टाइम पे नेट बहुत फास्ट होता जा रहा है, सब ऑप्टिक्स फाइबर यूज की जा रही है, वायर नहीं यूज की जा रही है। मतलब उसमें क्या होता है, जो आपका सिग्नल ट्रांसफर होता है वो लाइट की स्पीड से होता है, और आपको पता ही है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। से लाभ पढ़ लेना इसमें बस, और ज्यादा इसमें कुछ अभी देखना मत, आगे सब हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपकी बुक में प्रकृति के मूल बल।
फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति में जो मूल बल है कुल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने तरह तरह के बल सुने होंगे, अगर आपने पढ़ी होगी फिजिक्स कहीं पे, तो तरह तरह के बल सुने होंगे। कौन कौन से? घर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, टेंशन तनाव का बल, जैसे रस्सी खींचते तो उसमें एक टेंशन आ जाती है, तनाव, ठीक है। बाइंडिंग फोर्स जैसे नट बोल्ट होता है ना, उनसे टाइट करते हैं तो उसे बाइंडिंग फोर्स कहते हैं, वो भी एक तरीके का बल है। बाउंसी प्रिंसिपल, विस्कस फोर्स क्या होता है? जब मान लो आप किसी पानी में जब कूदते हो तो एक आपके ऊपर बल लगता है जो कि ऊपर की तरफ आपको ढकेलता है, जिससे आपको चोट वोट नहीं लगती, वो सारे फोर्स बल। अग्रेसिव फोर्स, जैसे आप फेविक्विक से चिपका देते हो किसी चीज को, तो वो दोनों चिपक ही जाते हैं, निकलते नहीं है, तो वहां पे भी एक कोई बल लग रहा होगा ना, तो वो भी एक तरीके का फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है? जैसे आप देखो टीवी रिमोट से आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, तो आप यहाँ पे एक की दबाते हो और वहां पे टीवी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो कोई बल ही तो जाता होगा, कुछ तो जाता होगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जितने भी तरह तरह के बल हैं ना, आप इन्हें इन्हीं 4 तरीके के बल से परिभाषित कर सकते हो। अगर आपने दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एकीकरण बताया था, एक चीज यूनिफिकेशन। फिजिक्स क्या कहता है कि आप तरह तरह की प्रकृति की घटनाओं को कम से कम नियम से परिभाषित करने की कोशिश करो, तो यही है आपके फंडामेंटल, यही 4 बल हैं, यही पूरे के पूरे फिजिक्स को आप समझा सकते हो इन्हीं बल के कारण। जितने भी बल हैं सब यहीं से आए हुए हैं, इन्हीं के जरिए आप बता सकते हो। बात समझ रहे हो? ओके, इसके बाद बात करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये यूनिवर्सल बल है, मतलब कोई भी 2 वस्तु हो जिनके पास द्रव्यमान है, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को आपस में खींचती हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। कोई भी जो 2 वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान है, वो क्या करेंगी? आपस में खींचेंगी, सिर्फ खींचती हैं। अट्रैक्शन ही होता, आकर्षण ही होता, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप चैप्टर है आगे आप पढ़ोगे, तो आप ज्यादा आप इसके बारे में मत सोचो, बस इतना समझ लेना क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी 2 वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान है, तो वो क्या करेंगे? आपस में खींचती हैं। इसके नियम, डेरिवेशन जो है आप पाठ में आगे बिल्कुल पढ़ोगे। अगर आपको नोट करने हैं इनकी नियम तो आप बुक में दी गई है, वहां से भी लिख सकते हो। बाकी मैं कहूंगा भी आपको जरूरत नहीं है उसकी, बस आप समझो क्या क्या बल होते हैं फंडामेंटल। दूसरा है विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? ये क्या होता है? चार्ज के ऊपर लगता है, आवेशित पार्टिकल, कोई भी चार्ज बॉडी हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कंघा आप देखो, आपके बाल में जब उसे रगड़ो तो क्या होता है? उस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है? आपके बाल को खींचने लगता है। जैसे आपका बाल थोड़ा सूखा हो और तेल लगाओ, तो आप कंघी को आपके बाल पे रगड़ो, देखो आपके बाल को खींचने लगता है, उस पर आवेश आ जाता है। तो एक क्या हो जाता है? धनात्मक चार्ज होता है, एक ऋणात्मक चार्ज होता है, जिसके कारण उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हो जाता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरीके के बल आते हैं। और अगर दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए तो प्रतिकर्षण आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो आकर्षण का बल आता है। तो आप समझ रहे हो क्या होता है विद्युत चुंबकीय बल। ये कोई भी 2 बॉडी हो या ऑब्जेक्ट या वस्तु हो, उनपे अगर चार्ज है तो उनके बीच में ये बल लगेगा। अगर दोनों बॉडी क्या है? धनात्मक है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का लगेगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तब भी प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या होता है? नाभिक आपने सुना होगा, आपने एटम सुना होगा। परमाणु क्या होता है? ऐसे कुछ होता है, बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये आप 10th में 9th में पढ़ा होगा ऐसा, हाँ, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो नाभिक होता है, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें धनात्मक वाला चार्ज होता है, बाहर क्या है? ऋणात्मक वाला चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक ही प्रोटॉन तो होता नहीं, कई सारे प्रोटॉन होते हैं, यानी कि कई सारे धनात्मक बल होते हैं, फिर भी ये बंधा ही रहता है न्यूक्लियस। क्यों भाई? यानी कि इसके ऊपर भी कोई बल काम कर रहा है, तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ये कई सारे प्रोटॉनों को बांध के ही रखता है, इसी को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
समझ रहे हो, इसमें आप पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लेना, ये ऐसा, और ये इसे बांध के रखता है। तो ये कहां पे लगता है, ये कहां पे लगता है, न्यूक्लियस में लगता है। आप ऐसे लिख लेना कि ये, अगर आपको याद रखना तो ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके ऊपर ये बल लगता है, उनको क्या करता है, बांध के रखता है। बस इतनी सी बात याद रखना, बस ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं रखनी है बातें। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ डाटा नहीं है, ज्यादा खोज नहीं हुई है, पर इसे यह बोला जाता है कि ये क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ऑपरेट विद इन न्यूक्लियस, ये और ये न्यूक्लियस के में ही प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा कुछ नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डिके के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये वाला बल क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी, आपने 10th में पढ़ा होता है, रेडियो एक्टिव तत्व, ये उसके लिए जिम्मेदार है ये वाला बल। बस इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं दिया गया इस बल के बारे में। तो आप यहां से क्या सीखे कि 4 फंडामेंटल बल हैं, इन्हीं से आप तरह तरह के जितने भी बल हैं, आप आगे जो पढ़ने वाले हो सब इन्हीं से आप बता सकोगे, उन्हें समझा सकोगे। मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा भी कैसे कैसे। ओके, तो वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया होगा, हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इन वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।